जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ ताखीर हुई है और उसमें तकनीकी वजूहात हैं। कुछ एक दो दोस्तों के पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह अरमान साबिर, सीनियर सहाफ़ी हैं, और सीनियर सहाफ़ी फारूक समी हैं। फारूक समी लग रहा है कि वुजदान की कैफियत में अभी से नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि वो आते सारी वुजदान की कैफियत में आ गए हैं। और आज का जो रन डाउन है आपको बता देता हूं कि जी, हमने बात करनी है कराची दुश्मनी पर। एक ऐसा मामला कि कराची का एक सिर्फ छोटी सी मार्केट है लियाकताबाद, जिसे लालू खेत की मार्केट कहा जाता है। वो सिर्फ इतना टैक्स अदा करती है कि जितना लाहौर भी खुद जनरेट नहीं करता टैक्स। लेकिन कराची जो अरबों खरबों रुपए का टैक्स अदा करता है, उसका हाल ये है कि के इलेक्ट्रिक ने धाबेजी पंपिंग स्टेशन की बिजली मुनक़ता कर दी है, इस वजह से कि ये सरकारी डिपार्टमेंट जो कि करप्शन के अंदर अटे हुए हैं, इन्होंने बिल अदा नहीं किए और के इलेक्ट्रिक ने बिजली काट दी। केएमसी का भी यही हाल है, केडीए का भी यही हाल है। और उसके नतीजे में जो 72 इंच लाइन जो कराची को पानी की सप्लाई फराम करती है, वो फट चुकी है। कुछ इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो चुकी है, कुछ में होने वाली है, और ये बदतरीन सूरत हाल आइंदा चंद घंटों के बाद कराची शहर के अंदर होने जा रही है। तो इस पर बात करनी है। इसके साथ ही जो बानी एमक्यूएम है, उनकी वापसी के लिए या तकरीर पर जो पाबंदी है उसको हटवाने के लिए केस भी दायर है और सरगर्मियां भी नजर आ रही हैं। और एक ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है, रिलीज निसार पमर। इस पर भी बात करते हैं। और इसके अलावा जहीर केस और एक दो और अहम इश्यूज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फारूक समी से। फारूक भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अगर आप बताइए कैसे हैं। खुशबाश हैं आप यार? लोग। हम लोग खैरियत से हैं, लेकिन ये बताएं कि कराची की एक छोटी सी मार्केट, यानी कि लियाकताबाद की जो सुपर मार्केट है, वो लाहौर से ज्यादा बजट देती है। ये अगर हमें नहीं मालूम, कराची वालों को, शहरियों को नहीं पता और ना जानने की कोशिश है शहरियों के लिए कि वाटर बोर्ड को कितने बिल हैं, कितने अरब कमाते हैं, कितने अरब नहीं कमाते, कि इलेक्ट्रिक को कितने पैसे देने हैं, नहीं देने। ये शहरियों का झंझट नहीं है। शहरी अपने हिस्से का काम करके, टैक्स अदा करके अपना फरीजा अदा करना है। लेकिन ये जो अरबों रुपए की गेम एक दूसरे डिपार्टमेंट चल रहे हैं और उसकी वजह से कराची वाले सफर कर रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसी सूरत हाल पर? देखिए, मैं तो इस हवाले से सीधी सी बात करता हूँ कि कराची जो है ना वो सबको पाल रहा है, लेकिन कराची की केयर करने वाला कोई नहीं है। और इससे बढ़ के आपने जैसे लियाकताबाद की मिसाल दी है, ये भी आपने एक बड़ी मिसाल दी। लियाकताबाद की अच्छी बड़ी मार्केट है, लेकिन इससे छोटी छोटी मार्केट जो हैं कई शहरों से ज्यादा जो है वो टैक्स अदा करती हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वजह से उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि कराची का कोई वाली वारिस ही नहीं है। कराची की आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं है, कराची को ओन करने वाला कोई नहीं है। अब आप देखो, ये जो कराची की जो क़यादत थी या कराची को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब वो दीदा नादीदा हाथों ने उनको, तो वो नहीं बहे आपके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। इसकी सबसे बड़ी जो आप देख रहे हैं मिसाल, वो ये है कि कराची के लोग जो पॉलिटिक्स में अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। कराची के लोग आपको जो जितने भी अभी जितनी इलेक्शन हुए उसमें भी, और जो यहाँ पे जो इलेक्शन हुए थे जब जनरल इलेक्शन, उसमें भी आपने देखा होगा टर्न आउट कराची का इंतहाई कम था। ये टर्न आउट बता रहा है कि इतना कम टर्न आउट के ये बात साबित कर रहा है कि कराची के लोग अब इस पूरे सिस्टम से उनका एतमाद उठ रहा है। अब इसका नतीजा ये होगा कि आप, ये बात जो मैं कह रहा हूँ, हल में आप उससे ये सवाल कर रहा है, नहीं था या नहीं किया था, कि इसका होगा ये मसला कि जो हमने 80s और 90s की पॉलिटिक्स देखी थी वो बैक होगी। चेहरे बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, लीडर्स तब्दील हो सकते हैं, लेकिन जब चीजें एक बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो उसके बाद आपका जो कुकर है वो फट जाता है आपके दिमाग का, और आप उसके बाद रिएक्शन में आ जाते हैं। अब कराची में इस वक्त मल्टीपल इश्यूज बन गए हैं, और वो मल्टीपल इश्यूज को अगर आपने अभी इंटरटेन नहीं किया तो अब वो जो अपने आखिरी बॉइलिंग पॉइंट पे जा रहे हैं, जिसके बाद जो है वो फटना उनका बनता है। और जब ये फटेंगे तो फिर आपको पता है कि फिर क्या होना है इस शहर में। और माजी के बनस्बत ज्यादा नुकसान इसलिए होगा कि इस वक्त ये ज्यादा इसमें लोग आबाद हैं, ज्यादा जो है वो मुख्तलिफ लोग हैं और मुख्तलिफ लोग स्ट्रांग हैं। कराची में असले की कमी नहीं है, कराची में किसी मसले की जरूरत नहीं है। अगर मसला हो गया तो फिर उसको रोकना नामुमकिन है। फिर मैं बता रहा हूँ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इसको रोकने में उनको वो दो करनी पड़ेगी कि उनके
जो है ना वो बस मसाइल हो जाएंगे उनके साथ। हाँ से अच्छा अच्छा। मेरा मानना ये है कि इसके लिए सबसे पहले कराची को एक आपको मेगा प्रोजेक्ट देने होंगे। कराची को, कराची की जो ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लानी होगी, और कराची को ओन करना पड़ेगा इस पीपुल्स पार्टी को, और कराची को ओन करना नहीं, पड़ेगा। पीपल्स पार्टी कैसे करेगी? पीपल्स पार्टी कैसे करेगी? पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है, पीपल्स पार्टी क्यों करेगी भाई? पीपल्स पार्टी का क्या स्टेक है कराची शहर में? मुर्तजा वहाब। नहीं, क्या मुर्तजा वहाब? मतलब मेयर बना देंगे आप उसको इन हालात में कि जब जमशेद रोड खुदा हुआ है और नहीं, जमशेद रोड जैसी। आपने कहा ना कि कोई स्टेक मेरा नहीं है यहाँ पीपल्स इंटरनेट पार्टी का, मसला बस कर रहा है, एक मैं ही क्या क्या स्टेक है। जी जी, नहीं आप एक ही, सही हैं फारूक भाई, सही है आप ठीक हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ अरमान भाई, एक एक ही एक स्टेक है। एक चले 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 आपसे एक सवाल करता हूं मैं। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अंदर हेयरिंग्स को बाकायदगी से सुनता रहा हूं। एक केस आया PECHS ब्लॉक 6 के अंदर, एक PMT का इशू था जो के इलेक्ट्रिक ने ग्रीन बेल्ट के ऊपर बनाई हुई है, ठीक है, उसको हटाने का केस था। उसी के साथ एक और केस आ गया जी कि के इलेक्ट्रिक ने KMC से पैसे लेने हैं। अब 50 करोड़ हैं, 50 अरब हैं, 50 खरब हैं बिल की अदायगी की सूरत में। के इलेक्ट्रिक कह रही है कि ये पैसे दो, KMC कह रही है कि जी ये जो ग्रीन बेल्ट पे बैठे हैं, फुटपाथ के ऊपर बैठे हैं, जो PM टीम की लगी हुई है, ये जो इनके सब स्टेशन हैं, ये हमारी जमीन पर है। अब देखें कराची वालों के साथ हो क्या रहा है। यानी KMC का दावा यह है कि के इलेक्ट्रिक के सारे स्टेशन, PMTs, रोड्स के ऊपर सारी चीजें हैं, वो प्रॉपर्टीज आ गई कराची की, कराची वालों की, और उसका किराया देना चाहिए के इलेक्ट्रिक को, शहरी हुकूमत को, या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं। अब वो अरबों रुपए वहां फंसे हुए हैं और अरबों रुपए वहां फंसे हुए हैं। अब इसी तरीके से वाटर बोर्ड का इशू यही है। वाटर बोर्ड अरबों रुपए पता चलता है KMC के फंसे हुए हैं, और के इलेक्ट्रिक जो है वो मांग रही है वाटर बोर्ड से। यही हाल सुई सदरन गैस कंपनी का है। ये जो कराची वालों के ऊपर इस वक्त सबसे बड़ा अजाब जो बिलों के अंदर है, अरमान भाई, इसकी वजह पता है आपको क्या है? इसकी वजह यह है कि सुई सदरन गैस कंपनी ने के इलेक्ट्रिक को वाजिबात की अदम अदायगी पर, ऑडियंस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, कि जो आपके बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट, वो जिसे यूनिफॉर्म समझ रहे हैं ना, यूनिफॉर्म वर्दी नहीं है वो। यूनिफॉर्म जो टैक्स लग रहा है वो बेसिकली ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट है। और ये फ्यूल एडजस्टमेंट क्या है? वो कहते हैं कि हम फर्नेस ऑयल के ऊपर ये बना रहे हैं, उसकी वजह से जो हमें कुदरती गैस सुई सदर्न गैस कंपनी नहीं दे रही, तो ये कोई 12% जाकर ये पड़ जाती है कीमत, के इलेक्ट्रिक कह रही है। सुई सदर्न गैस कंपनी क्यों नहीं दे रही के इलेक्ट्रिक को? वो कह रही है कि इन्होंने हमारे करोड़ों या अरबों रुपए देने हैं। अरमान भाई, कराची देखें, अब ये देखें, ये एक आम शहरी का कसूर तो नहीं है ना कि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट के अरबों रुपए देने हैं, या दूसरे ने तीसरे के देने हैं, या तीसरे ने चौथे के देने हैं। कराची का शहरी तो अपना जो उसका हक है आइन और कानून के मुताबिक, वो तो टैक्स अदा कर रहा है, वो तो दे देता है। लेकिन ना उसके लिए सड़क है, ना उसके लिए पानी है, ना उसके लिए बिजली है, ना उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कुछ भी तो नहीं है उसके लिए। सही बात है, कुछ भी नहीं है उसके लिए, और कुछ मिलने वाला भी अभी नजर नहीं आ रहा है कि कुछ मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक जैसे फारूक ने कहा कि कोई इस शहर को ओन नहीं कर रहा है, कोई इस शहर को केयर करने की, शहर की केयर करने के लिए अब तक तैयार नहीं है। सब जो है वो इसको खाने खसूटने में लगे हुए हैं, कोई इस पर लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी आपने पानी के इलेक्ट्रिक और पानी वाटर बोर्ड की बात की है। वाटर बोर्ड आज जो है वो कहते हैं आपके जी पानी कितना 130 मिलियन गैलन जो है वो पानी कम जी हो जी। गया है, क्योंकि जो है वो पाइपलाइन पड़ गई है, 72 डायमीटर की पाइपलाइन थी वो पड़ गई है, जिससे 130 मिलियन गैलन डेली जो पानी आता है एमजीडी वो जो है वो नहीं आ रहा। फिलहाल इस बिल्कुल। शहर को 1200 एमजीडी वाटर की जरूरत है, 1200 एमजीडी डेली उसकी जरूरत है। आपको पता है कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा? सिर्फ 650, साढ़े छह क्या सौ कह रहे हैं एमजीडी आप? मिलता है इसको। जी, अभी आप सुनते जाएं, अभी आपकी हैरत की इंतहा और बढ़ती चली जाएगी। 1250 एमजीडी, 1200 एमजीडी जो है वो तकरीबन इसकी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। मिलता है इसको 600 एमजीडी है, 600 650 एमजीडी। तो उसमें से तकरीबन 200 एमजीडी चोरी हो जाता है या लीकेजेस है। अब बाकी कितना बचा? 400 एमजीडी। अब 1200 की जगह आप 400 एमजीडी वाटर दे रहे हैं,
और उसके बाद फिर बाकी पानी जो है वो बेच रहे हैं टैंकर माफिया के तहत। वाटर बोर्ड के जो टैंकर्स हैं वो मेरे ख्याल से जो हाइड्रेंट्स हैं वो 6 हैं टोटल 6 ठीक है। पूरे शहर में। ठीक है। हम्म। बाकी क्या है, अब बाकी कहते हैं कि जी वाटर बोर्ड कहता है कि जी हम, या गवर्नमेंट की सिंध गवर्नमेंट कहती है कि इसके अलावा और कोई वाटर हाइड्रेंट है ही नहीं, इलीगल भी नहीं है। इनको, मुझे तो हैरत होती है, आप बल्दिया टाउन में जाएं, घर घर में जो है वो अपना हाइड्रेंट लगा हुआ है, घर घर में, हर दो तीन घर के बाद एक घर में जो है वो हाइड्रेंट लगा हुआ है, और वहां से पानी जा रहा है, आधे शहर को सप्लाई हो रहा है। इलीगल वाटर हाइड्रेंट चल रहे हैं, इसके अलावा और भी कुछ इलाकों में चल रहे हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट को कहीं कुछ नजर नहीं आता, बिल्कुल आंखें बंद किए बैठे हुए पानी बेच रहे हैं। और ये पानी कहाँ से आ रहा है? अगर भाई 400 मिलियन गैलन आप पानी दे रहे हो, बाकी 200 मिलियन गैलन अगर चोरी हो रहा है, तो वो 200 मिलियन गैलन कहाँ जा रहा है? इन्हीं वाटर टैंकर के अंदर जा रहा है, इन्हीं वाटर टैंकर के अंदर जा रहा है ना। आप इसको बेच रहे हैं। अच्छा, फिर कहते हैं कि जी हमारे यहाँ जो है वाटर बोर्ड का ऑफिशियली जो है बयान आता है कि जैसे पूरा गुलिस्तान जौहर है, वहां पर पानी नहीं आता। आप भी मेरे ख्याल से गुलिस्तान जौहर में रहते हैं बिलाल। जी जी। तो वहां पर पानी नहीं आता है, वाटर बोर्ड का पानी गुलिस्तान जौहर के अक्सर इलाकों में नहीं आता, और कहा जाता है कि जी वाटर बोर्ड की चूंकि लाइनें नहीं है वहां पर, तो लिहाजा पानी कैसे आ सकता है, यही कहा जाता है। आपको हैरत होगी, वाटर बोर्ड का कहना यह है कि कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां वाटर बोर्ड ने लाइनें ना बिछाई। वाटर बोर्ड की वहां लाइनें बिछी हुई हैं, तो फिर पानी क्यों नहीं आ रहा? लेकिन पानी क्यों नहीं आ रहा? माफिया अगर पानी दे देंगे, जी जी, अगर पानी दे देंगे तो फिर वाटर टैंकर कहाँ जाएंगे? और फिर इनको पानी जो मिल रहा है, और जो सारा, देखिए सारी करप्शन जो हो रही है, जितने भी पैसा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े सेनेटर्स के नाम भी आ जाते हैं, वुज़रा के नाम भी आते हैं, फिर पुलिस ऑफिसर्स के नाम भी आते हैं, इवन के सरकारी ऑफिसर्स के नाम भी इसके अंदर आते हैं, जो किसी के 2 टैंकर हैं, किसी के 4 टैंकर हैं, किसी के 8 टैंकर हैं, किसी के 100 टैंकर्स हैं कराची शहर में। सर टैंकर्स नहीं भी है तब भी शेयर तो मिल रहा है ना, शेयर तो मिल रहा है, शेयर तो वैसे ही मिल रहा है। तो हर बहुत सारे इसमें जो है वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और सरकर्दा लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि इस काम को रोक सकते हैं वो लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं? ये सारा का सारा एक मामला ऐसा है कि इसको जो लोग हैं जो इसको रोक सकते हैं, वो अगर वही ना चाहें तो फिर आप कैसे, आपके घर में और मेरे घर में पानी आ सकता है? हम जो है वो कुएं का या फिर जो है वो बोरिंग का पानी पियेंगे या वाटर टैंकर से लेकर आएंगे? हम यही कर सकते हैं। तो आधे शहर से भी कम को इस वक्त भी पानी मिल रहा है, और अगर ये 72 इंच डायमीटर की जो लाइन फट गई है, तो इसके बाद से मजीद जो है वो और भी पानी कम हो गया होगा। जिन लाइनों में आता है, जिन इलाकों में, जो खुशनसीब इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी मिलता है, अब वहां पर भी उनको भी पानी की कमी का सामना होगा। तो सिर्फ ये वाटर बोर्ड की बात करूँ, ये वाटर बोर्ड एक इदारा है कराची के। इलेक्ट्रिक का भी मामला ऐसा ही है, और फिर के इलेक्ट्रिक जो है वो, के इलेक्ट्रिक से मुआहदा हुआ था, जब के इलेक्ट्रिक दिया गया था इसको प्राइवेट कंपनी को, तो इनसे मुआहदा किया गया था कि आप नए बिजली घर बनाएंगे और कराची की बिजली की जरूरियात को पूरा करेंगे। तो उस वक्त जो है वो 2000 के 1800 मेगावाट बिजली की रिक्वायरमेंट थी कराची की, जो कि गर्मियों में जो है वो 2000 के करीब हो जाती थी, बहुत से बहुत मैक्सिमम। सर्दियों में घट के 1400 मेगावाट होती थी। अब जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट 3200-3300 मेगावाट है गर्मियों में। तो रिक्वायरमेंट तो बढ़ गई है। आप पहले जो है वो 400 से 700 मेगावाट बिजली लेते थे नेशनल ग्रिड से, अब आप 1000 से 1200 जो बिजली लेते हैं मेगावाट नेशनल ग्रिड से। तो आप नेशनल ग्रिड से बिजली क्यों ले रहे हैं, और नेशनल ग्रिड जो है वो इनको बिजली क्यों दे रहा है? ये अरमान भाई मजे की बात बताऊं, अरमान भाई मजे की बात बताऊं आपको, कराची के अंदर फंक्शन करने वाला हर डिपार्टमेंट अदालती स्टे ऑर्डर पर चल रहा है। यानी कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ केएमसी ने स्टे ले रखा है कि हमारी बिजली ना काटें, वरना अब्बासी शहीद से लेकर जितने जो केएमसी के हॉस्पिटल्स हैं, के इलेक्ट्रिक तैयार बैठी है, बल्कि एक मौके पर उन्होंने बिजली काट दी थी अब्बासी शहीद की और दीगर हॉस्पिटल्स की, जो कि केएमसी के हॉस्पिटल्स हैं। केएमसी की पूरी बिल्डिंग और जितने उनके डिपार्टमेंट्स हैं, यूसी से लेके ऊपर तक के, उन सबकी बिजली काटने के लिए के इलेक्ट्रिक बैठी हुई है। इन्होंने स्टे ले रखा है सुप्रीम कोर्ट से,
के इलेक्ट्रिक ने जो अभी सुई सदरन गैस का केस था वो सिंध हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है। इसी तरीके से वाटर बोर्ड ने अपना स्टे ले रखा है। यानी कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो सब स्टे पे चल रहे हैं, सब स्टे के ऊपर चल रहे हैं। और कोई नहीं है पुरसहान हाल कि भाई आप सालाना बजट आपका जब भी कोई डिसाइड होता है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या जो वजीर आला सिंध है वो कम से कम एक मर्तबा इस प्रिंसिपल को सेट कर दें कि भाई अगर तुम्हारे 4 अरब हैं या तुम्हारे 6 अरब हैं तो 4 अरब ये लो, 6 अरब ये लो। कराची को इतना बड़ा बजट देके आप सारा हिसाब किताब कराकर आप खड़ा कर दें। हालत यह है कि कराची का हर डिपार्टमेंट इस वक्त अदालत के स्टे के ऊपर चल रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कल अगर ये स्टे उठा दे तो अगले दिन के इलेक्ट्रिक पूरे शहर में केएमसी और केएमसी के जेर इस्तेमाल चलने वाले हॉस्पिटल्स की बिजली काट करने का अख्तियार रखती है। पता है आपको ये बात? और ये जो हालत की है के इलेक्ट्रिक ने धाबी जी की, वो भी इसीलिए की है क्योंकि आप बिल नहीं दे रहे हैं वहां पर। और नुकसान किसको हो रहा है, सफर कौन कर रहा है? वो कराची वाला जो सबसे ज्यादा टैक्स अदा कर रहा है। यार बिलाल, आप किस किस महकमे को रोएंगे? आप केडी को ले लें, केडी और एलडी के दरमियान जो मामला चल रहा है वो ले लें आप। एलडी को जो है वो एलडी तो बना दिया उन्होंने, डिपार्टमेंट भी बना दिया उन्होंने, पूरा का पूरा वहां पर जमीनों की जो है वो खरीदो फरोख्त भी हो रही है, लेकिन जो टाइटल ऑफ लीज है वो तो उनके पास है ही नहीं। वहां पर लीज नहीं हो रही, वो लीज एलडीए जो है अपनी जमीन की लीज ही नहीं कर सकता, उसको अथॉरिटी नहीं है। यार ये क्या मजाक है ईमान से, क्या चल रहा है ये? फिलहाल मुझे सुन रहे हैं? तो इस वक्त जो है वो एलडी में भी जो है वो लीज नहीं हो सकती है। इसी तरह से के इलेक्ट्रिक का जो मामला है वो चल रहा है, वाटर बोर्ड का मामला जो है वो चल रहा है। वाटर बोर्ड में पानी वाटर बोर्ड सप्लाई कर सकता है और ज्यादा पानी सप्लाई कर सकता है, लेकिन और जिन इलाकों में लाइनें डली हुई हैं वहां पर भी अगर थोड़ी सी तागदोद की जाए तो वहां पर भी पानी सप्लाई हो सकता है। लेकिन वाटर बोर्ड के अंदर के जो लोग हैं, मेरी भी उनसे भी बात हुई है और वो लोग भी यही कहते हैं कि वाटर बोर्ड में अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा, मुबैना तौर पर बहुत ज्यादा करप्शन है जो कि ऊपर लेवल तक है। और ये अंदर के लोग कहते हैं, फिलहाल ये बाहर को कोई नहीं कह रहा है, ये वाटर बोर्ड के अंदर के लोग कहते हैं कि अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है और उस करप्शन की वजह से ही पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसी तरह से कचरा उठाने का जो मामला है उसमें भी बहुत ज्यादा करप्शन है। उसमें भी जो है वो कचरा उठाने पर भी, कचरा उठाने वालों को, इस पे भी फिर किसी दिन बात करेंगे, कचरा उठाने पे भी जो है ये बहुत सारे तो पैसे आपने 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 सरकारी सारा आपका सेटअप है, लेकिन आपने अफगानियों पर छोड़ दिया है और उनसे बाकायदा यूसी की सतह के ऊपर भत्ता लेते हैं। यानी कि एक अफगानी जो कचरा चुनता है वो मकामी जो भी इंतजामिया के लोग होते हैं उसको भत्ता अलग देता है और वो कचरा जाके बेचता है, उससे खुद भी कमाता है। और इसके लिए पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है कचरा उठाने के लिए। तो ये अरमान भी क्या किस किस डिपार्टमेंट को रोए और फिर कराची में फिर बात करते हैं तो लोग जो है वो कहते हैं कि जी कराची के अंदर बात की जा रही है। या तो हर डिपार्टमेंट में जो है वो, हर डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है। हर कोई डिपार्टमेंट सही तौर से इसका जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है। आप जहां देखें करप्शन का बाजार गर्म है और कराची में और शहरियों को लूटा। सिर्फ एक डिपार्टमेंट बिल्कुल सही काम कर रहा है बिलाल। कौन सा? टैक्स वसूल करने वाला। हाँ, वो तो आप देखें, एक शरीफ इंसान देखें, एक करप्ट आदमी भले से वो सरकारी हो या उसके पास हराम की कमाई हो, वो अरबों से करोड़ों में खेल रहा है, करोड़ों से अरबों में खेल रहा है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। एक बेचारा गरीब इंसान अपनी जमा पूंजी का कोई फ्लैट ले ले, गाड़ी ले ले, देखें आप जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे नोटिस लेता है। शरीफ इंसान। और आप यहाँ बैंक से जो है वो पैसे निकलवाएं, देखिए आपके साथ क्या होता है 50,000 के ऊपर, ठीक है। और आप कोई चीज लेने के जाएं, अरबों रुपए की डीलिंग जो है वो ब्लैक इकोनॉमी के अंदर होती है, ना कोई टैक्स पूछता है ना कोई कुछ करता है। लेकिन आप जरा लाख 2 लाख रुपए की कोई चीज ले ले, पता चलता है कि आप वो टैक्स कट जाता है आपका। आप होटल में चले जाएं, आपका टैक्स कट रहा है। आप कोई चीज खाने के लिए चले जाएं, वहां टैक्स कट रहा है। अच्छा, अब ये पूछने वाला कोई नहीं है किसी बेकरी के ऊपर और आगे बहुत सारी जगह पर जहां से टैक्स कट रहा है। वो जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं और जो दिन के करोड़ों रुपए कमाते हैं आम शहरी से, ये आम शहरी से तो टैक्स ले लेते हैं उसी वक्त। एक डबल रोटी, एक पानी की बोतल जैसे ही आप किसी सुपर स्टोर से लेते हैं वो आपसे टैक्स ले लेता है। लेकिन अब ये बहुत बड़ा सवाल होता है अरमान भाई, ये आगे कितने अरसे बाद जमा कराते हैं?
क्योंकि बिल्कुल सही बात पता है। चलता है कि वो साल के अंदर उसकी किस्तें कर करके जमा कराते हैं, और वो जो आपके टैक्स की रकम होती है उसी से वो मुनाफा जनरेट करके वही टैक्स अदा कर देते हैं दोबारा, और वो जो आपने जमा पैसे दिए होते हैं वो उनके लिए मुनाफा होता है। तो यानी कि एक मतलब आप अजीब सा बिल्कुल सेटअप बना अच्छा, हुआ। अब चले, अब ये आपने बात छेड़ी है तो मैं आपको एक बड़ी खबर दूं जी 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 जी। इस टैक्स से मुताल्लिक। जी जी टैक्स रिटर्न जमा हो रहे हैं 30 तारीख तक, आखिरी तारीख है। जी जी। अगर तारीख नहीं बढ़ेगी तो लिस्टें तैयार हो रही हैं, ठीक है। और लिस्टें उन लोगों की तैयार हो रही हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। अब उनको टैक्स नेट के जरिए पकड़ा जाएगा मैं और आपको उनकी बताऊं जुबान सच्ची बंद बात। करने की कोशिश की नहीं, जाएगी। नहीं, नहीं। मैं आपको सच्ची बताऊं, आपने मुझे डरा दिया है। मैंने अपने लॉयर से कह रखा है कि यार इस साल का मेरा टैक्स अदा कर दें, जितना भी है, गरीब इंसान हूं, मेरा जितना भी बनता है 200 500 1000 1500 जो भी बड़ा बनता है वो दे दें। लेकिन अभी तक मेरे वकील ने भी जो है ना मुझे टाल मटोल की हुई है, और कह रहे हैं कि यार अच्छा करते हैं 15 तारीख तक देखते हैं। असल में मेरे वकील यही करते हैं, वो 14 तारीख की रात को जमा कराते हैं अरमान भाई। मैं वो सच्ची बात सही। बता रहा हूँ। तो तो अब ऐसे ये तो, होने वाला है, ये लिस्टें तैयार हो रही हैं सब, तकरीबन तैयार हो चुकी हैं बल्कि। तो मतलब ये है बस कि अब इस अपडेट लाइफ किया के जा रहा है उनको। इस लाइफ के फौरन बाद जाकर मैं जो है अपने वकील से कहूँ कि भाई कल सुबह उठ के सबसे पहला काम जो करे वो मेरा टैक्स फॉर्म जो है वो रिटर्न जमा करा दे। ये कह रहे जी हैं जी, आप? बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी करा दें और मैं भी करा रहा हूँ, और बाकी हम लोग अपने साथियों को भी कह देते हैं। लेकिन ये तो खैर अपनी जगह एक हो गया, हम लोग थोड़ा सा इसमें तफरी कर लेते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है। और देखें, अब जो है वो आवाज बंद करने के लिए या आवाज दबाने के लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। बस ये सब गवर्नमेंट के जो है हरबे हैं जो कि गवर्नमेंट इस्तेमाल करने जा रही है। और फिर जब लोग कहते हैं कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है तो फिर जो है वो बुरा भी मानते हैं लोग। तो अगर आप आज़ादी सहाफत पे या आज़ादी इजहार पे यकीन रखते हैं तो इस तरह की जो है वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करने से इनको बाज रहना चाहिए। और सिर्फ इस वजह से नहीं, टैक्स नेट जो है वो, टैक्स नेट में जो भी लोग नहीं आ रहे उनको जो है वो जो तरीक़ेकार है उसके तहत अगर वो चाहते हैं तो उनको टैक्स नेट में लेकर आए, टैक्स नेट में लाने के लिए उनको कन्विंस करें। लेकिन ये तरीक़ेकार की लिस्टें तैयार कराई जा रही हैं और लिस्टें बन रही हैं, और लिस्टें जो है वो उनके खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा, और बड़ी खुफिया अंदाज से जो है मामला हो रहे हैं। तो अच्छा, ये चले चले अरमान भाई, कान खड़े कर देने वाली अरमान बात भाई अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और हमने जहीर केस पे भी आपसे कुछ बात करनी है। आज कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं उस पर भी आपसे पूछेंगे, तो आपकी राय, पर्सनल राय क्या है इस केस के बारे में? एक एक है। बाबा जी चले गए हमारे कुछ ना। बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? बाबा जी नहीं है? बाबा जी चले गए हमारे, आ गए। बाब ओहो। बाबा जी आए हैं, लेकिन बाबा जी इस वक्त वुजदानी कैफियत में ब्लैक ब्लैक से हैं। हाँ। तो बाबा जी से कहेंगे कि बाबा जी अगर वो जाकर वापस आए तो बेहतर रहेगा, इसलिए कि बाबा जी जो आ रहे हैं ये वुजदानी कैफियत में नजर आ रहे हैं। मतलब वो होते हैं ना सुलेमानी टोपी पहनकर, ये आ देखें गए आप। आ गए आ गए। और जी जी। आंखें भी चढ़ी हुई हैं इस वक्त, बाबा जी की आंखें चढ़ी हुई हैं इस वक्त। और जो है देखें आप इस वक्त फुल फुल जो है वो इस वक्त वुजदान में है। ओ, इसका मतलब है बहुत बड़ी खबर है इनके पास। लगता है ऐसे ही। फारूक भाई सुन पा रहे हैं आप? फारूक भाई, हम अपने गोले से बात कर रहे हैं, आप जिस गोले पर हैं आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं जी, फारूक भाई जो है वो वुजदानी कैफियत में है। ऐन मुमकिन है कि खबर का नजूल हो रहा हो। वो हाँ, जब होता है ना हो सकता तपस्वी है। जी के पास जो है वो मशवरा, जब तपस्वी जी कर रहे होते हैं अपने जिससे भी उन्होंने करना होता है, तो वो कहते हैं मदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो हाँ। फारूक भाई जो है वो वुजदानी कैफियत में, इनके पास कोई बड़ी खबर आने वाली है। तो अच्छा, चलें अरमान भाई, एक इशू ये चल रहा था कि कुछ अर्से पहले जो वफाकी वजीर कानून रहे हैं फरोग नसीम साहब, उन्होंने भी ये आइडिया शेयर किया कि कराची जाहिर है कि अब इतना कंट्रोल नहीं रहा, इंतजामी इश्यूज भी बहुत सारे हैं, फिर और बहुत बड़े मामला हैं, तो इसको एक इंडिपेंडेंट एक यूनिट बना दिया जाए कि जो कि फेडरल गवर्नमेंट की सुपरविजन के अंदर हो। अच्छा, अब वो दोबारा से एक मामला चला है। अब फारूक भाई जाहिर है कि स्टक हैं, बिल्कुल हम उनको नहीं सुन पा रहे। आपकी इस सिलसिले में राय क्या है? क्या लगता है कि सूबाई हुकूमत इसको संभाल पाएगी, या फिर इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाला जो एक राय है उसमें कोई वजन नजर आता है आपको? क्या क्या कहेंगे आप? देखिए बिलाल, ये जो है ड्राइव, ये जो अभी चल रहा है ये कोई नया नहीं है।
पहले भी करा है, इस तरह से पहले भी बातें होती रही हैं, पहले भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की बातें होती रही हैं, पहले भी कहा गया जी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में कर दिया जाए इसको, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर भी रहे लेकिन एक सेपरेट यूनिट बना दिया जाए इसको। तो कराची जो है इस वक्त 2.5-3 करोड़ अफराद का शहर है, और अब तो 3 करोड़ से ऊपर बढ़ गया है, तकरीबन को 3.5 करोड़ 4 करोड़। अब 3 करोड़ से ऊपर अगर बढ़ गया है तो फिलहाल इतने आबादी के तो कई ममालिक हैं पूरी दुनिया के अंदर। जी जी ऐसी है, कई ममालिक, इससे कम आबादी के भी ममालिक मौजूद हैं। तो ये तो एक मुल्क की हैसियत इख्तियार कर चुका है, इतनी बड़ी आबादी है एक ही जगह पर, और कम रकबे में गुंजान आबादी है, और इस वक्त एक यूनिट की बहरहाल इसको जरूरत है एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको संभालने के लिए, इसको अलग यूनिट डिक्लेयर किया जाना बहुत जरूरी है, वो किया जाना चाहिए। अब ये अंडर फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में हो, किस तरह से इसको चलाया जाए, इसको जो है वो बजट किस तरह से रखा जाए, फिर इसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको किस तरह से हैंडल किया जाए, ये तमाम बातें जो हैं वो इस पर डिबेटेबल हैं, यकीनन डिबेटेबल हैं, लेकिन इसको जो है ना तवज्जो देने की जरूरत है। असल में कराची को आप कुछ भी कर लें, देखिए कानून आप कितने ही बना लें, जब तक अमल दरामद नहीं होगा जब तक कानून बेकार है, कोई फायदा नहीं होता इस कानून के बाद। इसी तरह से आप एडमिनिस्ट्रेटिव बना लें या ना बनाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तवज्जो कितनी दे रहे हैं आप शहर के ऊपर। अगर कराची को कोई, उसके बावजूद भी कराची को ऑन नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद कराची पर तवज्जो नहीं दी जाएगी, तो फिर भी जो है वो कराची को यूनिट बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। फिर ये कहा जाएगा कि यूनिट बनाने के बाद भी जो है वो नाकाम हो गया है, यूनिट नाकाम रहा है, ये तजुर्बा नाकाम रहा है, लिहाजा उसको वापस किया जाए। तो ये तजुर्बात ही होते रहेंगे कराची में, या कराची की डेवलपमेंट में हम जो है वो तवज्जो देंगे? अच्छा अरमान भाई, ये होगा। अच्छा अरमान भाई, ये कमेंट्स आ रहे हैं, काला खान ने भी कहा कि एनक्यूब लंदन के बारे में बताइए। असल ऑडियंस हमारा इशू ये है कि फारूक समी जिस कैफियत में हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब जाहिर है कि उनके पास कोई खबर है बहुत अच्छी सी, हम उनके इंतजार में कि उनका इंटरनेट जो है वो इशू कर रहा है बार बार, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो अब जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो भी परवाह नहीं करती कराची वालों की कि जो है वो कहाँ पर सिग्नल आ रहे हैं और कहाँ पर नहीं आ रहे। कोई पुरसाने हाल नहीं है जी, हमारी बहुत बुरी हालत है। अच्छा, जैसे ही हमें ये करते हैं तो फारूक भाई, तो हम जाहिर है कि एमक्यूएम के ऊपर भी आते हैं और उनसे बात करते हैं। ये अरमान भाई, ये जो सैयद अजीम अली हैं, इन्होंने ये कहा है कि ये पीपल्स पार्टी ये हमारी जान कब छोड़ेगी भी, या जिंदगी भर ये सिंध कराची पर ये सारे मामला चलते रहेंगे। अब जाहिर है कि लोग फेटअप हो जाते हैं अरमान भाई। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब देखें पीपल्स पार्टी को भी, या जो भी पार्टियां देखें, या तो एमक्यूएम है या पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है, अब ये 3 पार्टियां हैं। अब 3 पार्टियां जो है वो, पीटीआई भी जो है वो अभी रह चुकी है फेडरल गवर्नमेंट में, जो है उसकी 14 एमएनए यहाँ पर मौजूद थे, जिनको तकरीबन 90 करोड़ रुपए के करीब जो है वो उनको मिला है, फंड मिला है। तो एक एमएनए को 3 साल के दौरान, 3.5 साल के दौरान, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी तो कराची के लिए कोई बहुत ज्यादा खातिर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। तो मामला ये है कि चाहे वो पीटीआई हो, और वो पीटीआई पे हम तनकीद करेंगे तो पीटीआई वाले बड़े नाराज होते हैं, लेकिन आंखें बंद करके तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि आप अरमान भाई, अपने ऊपर भी अरमान भाई एक बात बताऊं आपको, ये जो आपने बात की ना पीटीआई के जो एमएनए थे उनको जो फंड मिले या एमपीएस को भी फंड मिले, इनके लोगों ने भी जो काम कराया है ना, खुद गुलशन इकबाल जहां मैं रहता हूं उस समेत बहुत सारे इलाकों में शिकायत ये है कि वो भी सब स्टैंडर्ड है। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब स्टैंडर्ड काम करवाती है, चूना लगाने वाला, जो पीटीआई के अपने लीडरशिप है उन्हें जो बजट मिला था उन्होंने भी यही काम करवाया। सॉरी टू से, अगर कोई पीटीआई के सपोर्टर हैं तो उन्होंने कोई बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कराया कराची के अंदर। जो उनके पास सवाब दीदी फंड जो भी आया था, उन्होंने भी वही चूने वाला काम कराया है जो बाकी दूसरे कराते थे। जी अरमान भी कंटिन्यू करें। बिल्कुल यही बात है, जो काम कराया है तो चूना लगाते हुए कराया है, और बाकी इन्होंने कोई फर्क नहीं था। ऐसा होना चाहिए था ना कि यार ये पीटीआई वालों ने कराया है, ओहो जबरदस्त काम ये है ना, देखो काम ये होता है जो पीटीआई वालों ने कराया है, इसको कहते हैं काम। ऐसा तो कहीं हमें नजर नहीं आया, हमें कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा। पीटीआई हो चाहे पीपीपी हो चाहे एमक्यूएम हो, हम तीनों को बोल रहे हैं कि वे कराची में 3 पार्टियां हैं ये जो कि इख्तियार में रही हैं, और तीनों ने अभी तक कोई ऐसा खास काम नहीं कराया। खास काम क्या, काम ही तकरीबन जो है वो ऐसा कराया जो कि सड़कें बनाते हैं तो एक ही बारिश में बह जाती हैं,
कोई और काम पानी का तो अभी हमने बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को जो है वो हम रोना रो रहे थे इतनी देर से, बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सबका रोना रो रहे थे। तो कराची में काम क्या होता है? कराची में काम होता ही नहीं है, इसी बात का रोना है कि कराची में कुछ भी नहीं हो रहा। कराची को खंडर बना दिया गया है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मोहनजोदड़ो का जो है वो जदीद वर्जन जो है कराची है। इस वक्त जो है जदीद, इसका नाम रखना चाहिए मॉडर्न मोहनजोदड़ो। कराची का नहीं नाम नहीं नहीं तो नहीं चेंज कर देना नहीं नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, अरमान में नहीं, नहीं मुझे इस पे भी इख्तलाफ है। हाँ, वो अगर ज्यादा मॉडर्न था। नहीं 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 नहीं, वो मोहनजोदड़ो ज्यादा मॉडरेट था भाई। उसकी गलियां देखें जिन लोगों ने, देखिए अगर मोहनजोदड़ो नहीं देखा, जिन्होंने किताबों में पढ़ा है और जिन्होंने किताबों में भी नहीं पढ़ा, मैं उनको बताऊं कि मोहनजोदड़ो जिसकी तारीख 5,000 साल पुरानी है, उसमें सीवरेज की लाइनें अलग थी अरमान भाई। उसमें हम्म। पीने के पानी की जो लाइनें थी वो अलग थी। इवन के वॉशरूम के अंदर जो पानी आया करता था, वॉशरूम के इस्तेमाल के लिए पानी आया करता था, वहां की उस वक्त की रियासत ने अपनी निगरानी में उसकी नालियां बनाई हुई थी। आप अंदाजा करें, यानी 5,000 साल पहले की जो तहजीब इस सिंध की थी, उसकी हालत ये थी। और आज पता क्या है? यूनिवर्सिटी रोड, और यूनिवर्सिटी और वो रोड, सुने सुने। निकासी का पानी जो है वो दरिया में नहीं फेंकते थे। नहीं 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 फेंकते थे सर, नहीं नहीं फेंकते थे वो लोग। 5,000 साल पुरानी ऑडियंस बता रहा हूं। आज हालत यह है, यूनिवर्सिटी रोड चंद किलोमीटर पर मुश्तमिल है, ठीक है? 1 अरब रुपए में बना। 1 अरब रुपए में तो मेरा ख्याल है रनवे के ऊपर, रनवे जैसी भी बन जाता है जो 30-40 साल चलता है। उस यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर पुरानी सब्जी मंडी के करीब सामने मेन रोड के ऊपर गटर हैं अरमान भाई, और वो तकरीबन कोई 1.5 महीना हो गया है, वो गटर बगैर ढक्कन के और मोटे मोटे पत्थर डाल के बस उसको बराबर कर दिया, और ट्रैफिक जो जितना भी चल रहा है अल्लाह के नाम पे चल रहा है बस। और कोई भी हादसा हो सकता है। सिविक सेंटर के सामने जो 1 अरब रुपए की सड़क टूटी थी, उसकी हालत यह है कि वो 3 महीने के बाद पता है क्या करते हैं? एहसान करते हैं कराची वालों पर। वो वो बजरी डाल के, और कहते हैं ना छिड़काव करना, वो तारकोल का वो छिड़काव किया और भर दिया। 1 हफ्ता नहीं गुजरता वो फिर दोबारा से वही गड़े पड़ जाते हैं। अच्छा, यही हालत अगर आप मलीर में चले जाएं, मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ है, जो बड़ा मशहूर रोड है ये जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस का है, उसका डबल रोड बना है। उस डबल रोड के ऊपर सेम पोजीशन ये है कि जिस जगह के ऊपर घड़े थे पहले से, एक बारिश हुई है वो घड़े दोबारा से नमूदार हो गए। कराची में आप ये देखें जो रोड टूटे हुए हैं ना, आप, मैंने बाकी दीगर शहरों के अंदर भी देखा है कि रोड कैसे बनता है। पहले मोटी बजरी, मतलब पत्थर होता है जो जो मोटा होता है, उसके बाद बारीक बजरी आती है, उसके ऊपर लेयर्स बनाई जाती हैं, फिर जाके तारकोल होता है। कराची में तो इतना बड़ा बड़ा पत्थर, अरमान भाई, इतना बड़ा बड़ा पत्थर डाल के उसके ऊपर तारकोल। यार, आप एक बात बताएं ना बिलाल, मैं मेरी पोस्टिंग रही है इस्लामाबाद में 3 साल। 3 साल में इस्लामाबाद में रहा हूँ। हम्म। तो बारिशें वहाँ कितनी होती हैं? बहुत बारिशें होती है, अच्छी खासी अरे बारिशें हर होती है हफ्ते कराची बारिश तो। होती है। कराची से तो बहुत ज्यादा बारिश होती है। मेरी फैमिली जब पहली मरतबा के इस्लामाबाद आई थी तो मैंने कहा कि चलो आज चलते हैं बारिश में जरा एंजॉय करते हैं, बाहर चल के गाड़ी में चलेंगे। कहाँ जाएंगे? बारिश हो रही है, किस तरह से जाएंगे? मैंने कहा ये कराची नहीं है, इस्लामाबाद है। तो बहरहाल ये ये जो है वो आप कितना ही बारिश हो जाती है वहां पर, वहां की रोडों का अस्तर क्यों नहीं निकलता, क्यों नहीं उखड़ता? इससे कराची के रोडों का जो है, रोडें जो है वो पूरी की पूरी कैसे बह जाती हैं एक बारिश में? ऐसा क्यों? एक ही मुल्क के दो दो स्टैंडर्ड कैसे हैं? ये क्यों है? और सिर्फ कराची में ऐसा क्यों हो रहा है? कराची में जो है वो पुल, इवन इवन जो है पुल के ऊपर आपने देखे होंगे, फ्लाईओवर्स के ऊपर देखे होंगे आपने, हाँ, फ्लाईओवर के अंडरपासेस ऊपर। के अंदर देखे होंगे, वहां पर सड़कें बिल्कुल बह जाती हैं। यार कमाल है। मतलब वो तो जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। आप वो अंडरपास है या फ्लाईओवर है, ये कोई सड़क ऐसी नहीं है जो कि पानी बर्दाश्त कर पाए इनका। कोई पहली बारिश जो है वो उनका सड़कों का बुरा हाल कर देती है, जबकि बाकी इलाकों में नहीं होता है। आप पंजाब की तरफ चले जाएं, आप केपी की तरफ चले जाएं, सड़कों का यह हाल नहीं होता। कितनी बारिश हो जाती है वहां पर यह हाल नहीं होता। आप ये, अरमान भी, ये जो रुबीना अमान लिख रही है ना कि आप कभी सुरजानी आए हैं,
सुरजानी का पता है क्या आपको मैं सूरत बताऊं? अंदर तो कोई रोड ही नहीं है, अंदर कोई रोड ही नहीं है। जो चौड़े रोड हुआ करते थे वहां तो कोई रोड ही नहीं रहा। मेन जो 4K चुरंगी के रोड की हालत ये है, जो वापसी आ रहा है, जाने वाला कदरे बेहतर है, लेकिन जो वापसी आ रहा है, चूंकि एक स्टैंडर्ड है कि वो 3 से 4 साल में बनता है, ठीक है, हर मर्तबा वो पहले बनेगा, अगले 6 महीने में उसमें 1.5 1.5 फीट गड्ढे होते हैं अरमान भाई, 1.5 1.5 फीट गड्ढे। हम्म, मेन रोड की बात बता रहा हूं आपको। और अगले 3 महीने 4 महीने या 6 महीने वो रोड मुश्किल से चलता है, और अगले जो 3.5 साल होते हैं ना उसके, वो वही कराची वालों के लिए, सुरजानी वालों के लिए वही घड़े उनके नसीब होता है, मुकद्दर होता है। मोटरसाइकिल वाला हो, जाहिर है कि सुरजानी के अंदर जिस लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, तो उनके पास कोई बड़ी लग्जरीज गाड़ी तो नहीं है ना हर आदमी के पास। चिंची के ऊपर उन्हीं घड़ों के अंदर लोग गिरते हैं, रक्षित वहां गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग अपनी फैमिलीज के साथ उन्हीं घड़ों में गिरते हैं। लेकिन क्या करें, अब कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, लोगों ने जिंदगी गुजारनी है, रोजगार के लिए जाना है, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाना है, क्या करें और बेचारे लोग। ये उस शहर का हाल है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमा के देता है, जहां से आप सबसे ज्यादा टैक्स वसूल करते हैं, जिन लोगों पर आप बार बार हर तरह से, सिटी गवर्नमेंट भी शायद टैक्स वसूल कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी टैक्स वसूल कर रही है, और फेडरल गवर्नमेंट भी टैक्स वसूल कर रही है। और जो सबसे ज्यादा टैक्स जो हम कहते हैं ना, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा टैक्स वो फेडरल गवर्नमेंट को देता है। ये उससे हटकर है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले रही है और जो सिटी गवर्नमेंट ले रही है, ये टैक्स हटकर है। और टैक्स के अलावा जो हम पैसे दे रहे होते हैं, जो पार्किंग के मद में दे रहे हैं, जो दीगर इस तरह की जो भत्तों की सूरत में दे रहे हैं, वो अलग है फिलहाल। वो जो है वो टैक्स नहीं है, वो अलग भत्ते चल रहे हैं, वो लोगों की जेबों में जा रहा है, टैंकर माफिया की सूरत में दे रहे हैं, और इस तरह की जो सूरत में दे रहे हैं। बस कराची को सिर्फ लूटा जा रहा है। कराची एक क्या सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, बल्कि एक अंडा नहीं, बल्कि बहुत सारे अंडे देने वाली मुर्गी है। बस इसको जो है वो। वो नहीं नहीं अरमान भी, जैसे वो कहते हैं ना, भैंस से दूध निकालने के लिए अगर उसकी लिमिट जो है वो क्या कहते हैं, उसकी उसकी लिमिट अगर 8 किलो है ना, तो उसको इंजेक्शन लगाकर 16 16 किलो 20 20 किलो उससे दूध लिया जाता है। तो ये ऑडियंस, मैं मजाक नहीं कर रहा, इसको किसी और सेंस में मत लीजिएगा। कराची के साथ ये हो रहा है कि उसकी जमीन, उसका पानी, उसके साथ ये हो रहा है, यानी कि पानी उसका बेचा जा रहा है, और जमीन की हालत ये है। पिछले दिनों देखें, आप मुझसे हो सकता है मेरी राय से इख्तलाफ करेंगे, मैं ये समझता हूं कि एक शहरी माशरे के लिए, गांव देहात के अंदर तो ऑलरेडी फिजाएं आलूदा नहीं होती, वहां खेत होते हैं, खलियान होते हैं, दरख्त होते हैं। लेकिन एक इंसानी जिंदगी जो कि शहरी जिंदगी है, उसमें आपकी जो बच्चे हैं आपके, जिस तरह उनको तालीम, अच्छा खाना, अच्छा लिबास देना जरूरी है, वैसे ही उनको अच्छी फिजा के लिए खेल के मैदान और पार्क फराम करना उनके लिए वैसे ही नेसेसरी है, लाजिम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची वालों के पास से अब ना आपके पास खेल के मैदान है, ना आपके पास पार्क मौजूद हैं, ना तफरी गाहें मौजूद हैं। कराची वाले अगर तफरी गाह के लिए निकलते भी हैं, तो अब जो कराची के अंदर बड़े जो इस वक्त पार्क हैं, कमर्शलाइज हैं टोटली। उनमें मैं अरमान भी, मैं एक पिछले दिनों की बात है, कराची के अंदर सिंदबाद गया। सिंदबाद की हालत मैं बताऊं आपको, एक जमाने में सिंदबाद का तकरीबन कोई 40% एरिया ऐसा था जहां पर कमर्शलाइजेशन थी, झूले वगैरह थे, और बाकी एरिया के अंदर जो है वो सिटिंग एरिया था पूरा, ठीक है। मतलब आप उसमें आप घास के ऊपर बैठ के आप फैमिली इंजॉय कर सकते थे। हालत ये है कि उसका मेरे ख्याल से 5% एरिया इस वक्त ग्रॉस पे है, यानी कि जहां थोड़ा बहुत सब्जा है, 95% कमर्शियल है, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह के जितने पार्क्स हैं बड़े, वो सारे कमर्शियल हैं। अब अगर कोई बच्चा या जो फैमिली है वो अपने बच्चे को किसी भी पार्क में ले जाती है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है झूले वाले का। 30 सेकंड के अंदर वो जो भी झूला है उसको खत्म करता है, 40 रुपए लेता है, खत्म। खाने के रेट अलग, यानी कि कोई पूछने वाला नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है कराची के अंदर। भाई कम से कम जो ये गरीब इंसान है, जिसके पास पैसे नहीं है अरमान भाई, जो झूले नहीं लेके जा सकता, कम से कम वो अपने बच्चे को खेल के मैदान में तो लेके बैठ सकता है ना, या खाली अब ऐसे पार्क में जा। ये जो कमेंट आया हुआ है ना, फिलहाल आपने जो लगाया हुआ है, इसमें जो जी है, जी। यहाँ उर्दू बोलने वाले रहते हैं, इसलिए इनके साथ यह हाल है। भाई
ये डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। अब ये खाम ख्याली है कि यहाँ उर्दू बोलने वालों की तादाद ज्यादा है। इस वक्त दुनिया भर में जो पश्तो बोलने वाले किसी शहर में सबसे ज्यादा रहते हैं वो कराची है। पिशावर में भी इतने ज्यादा पश्तो बोलने वाले नहीं है, और अगले 20 से 25 साल में पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी कराची। कराची में पश्तो स्पीकिंग जो है वो हर जगह आपको नजर आएंगे, और कराची में पश्तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान होगी। तो इतनी तेजी से कराची की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और उर्दू बोलने वालों के तो वैसे ही जो है वो उर्दू बोलने वाले अब जो कराची में थे वो अब दीगर शहरों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में जो है मूव कर रहे हैं यहाँ से, और या फिर बाहर जा रहे हैं। तो कराची में जो है वो उर्दू बोलने वालों की आबादी वैसे ही कम हो रही है। कुछ उर्दू बोलने की आबादी बहुत ज्यादा कोई बढ़ नहीं रही देश है, दीगर जो है वो खास तौर पर पश्तो स्पीकिंग की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, उस तरह से जो है वो उर्दू बोलने वालों की आबादी नहीं बढ़ रही। तो ये भी अब के ये उर्दू बोलने वालों का शहर है, ये भी जो है वो अब मिथ रह जाएगी सिर्फ। हकीकत में जो है वो सब चेंज होने वाला है, अगले कुछ सालों के अंदर अंदर ये चेंज हो जाएगा। अच्छा अच्छा, फारूक भाई आ गए। इख्तिलाफ करेंगे नहीं। अच्छा फारूक भाई आ गए। फारूक भाई, एक तो ये जो अरमान भाई ने बात की, इस पे बात कर लें। काफी देर से ऑडियंस जो है वो आपका नाम ले लेके आपका वेट कर रहे थे और कह रहे थे देखें अब ये आप लाइट बंद करवा रहे हैं, आप कभी कुछ करा रहे हैं। अब आप थोड़ी सी कोई खबर है, एक तो ट्रेंड चला है ट्विटर के ऊपर के रिलीज निसार पंवर साहब, तो क्या खबरें हैं आपके पास, थोड़ी सी शेयर करें प्लीज। यार खबरें हमारे पास कहाँ होती हैं, खबरें तो आप लोगों के पास होती हैं। लेकिन ठीक है, देखिए अब जो ये चीजें हैं ये तो प्रेशर टैक्टिक्स है ना, अब ये यूज की जा रही हैं, रिलीज निसार और दीगर चीजें। असल चीज ये है कि वहां पे जहां से मामला सेटल डाउन होना है वहां से कराए जाएं, और इस पे देखें पेशरफ कुछ ना कुछ हुई होगी। अभी सारी चीजें जो है वो पाइपलाइन में अंडर प्रोसेस हैं, चीजें चल रही हैं। और ये जो बात अरमान भाई ने की है उसके हवाले से मैं कहूँ तो ठीक है, अरमान भाई सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। असल में अब ऐसा हुआ है कि शहर में जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है या उर्दू स्पीकिंग वाले जो लोग थे, ये जरूर है कि वो इस्लामाबाद गए हैं और दीगर शहरों में गए हैं, लेकिन इसी तरह जिस तरह उर्दू स्पीकिंग दूसरे शहरों में गए हैं, इसी तरह जो दीगर कम्युनिटीज के यहाँ रहते हैं वो भी दीगर इलाकों में गए हैं। असल जी फारूक भाई, आपकी तस्वीर और आपकी आवाज दोनों नहीं आ रहे। स्टिल हो गई आपकी तस्वीर। फारूक भाई जाकर आए जरा प्लीज, जल्दी सी, जरा हम फिर इसको एंडिंग नोट पे जाएं और खबर देते हैं आप आज। हाँ, सब खबर सुनने के लिए बेताब हैं फारूक भाई की, और फारूक भाई जो है वो खबर लेकर मुसलसल आएंगे। बुजदानी कैफियत के अंदर फारूक भाई। अच्छा, फारूक भाई या देखें, तो वजदानी कैफियत में अच्छा होते देखें, हैं या फिर अच्छा नहीं बाबा जी से मुलाकात होती है। नहीं नहीं, ये देखें उस वक्त भी इनकी आंखें जो है ना वो चढ़ी हुई थी आज, अभी थोड़ी हाँ देर पहले, और अभी भी इनकी तस्वीर जो रुकी है ना वो आंखें बस देख रहे हैं आप इनकी कैफियत। बिल्कुल तो बिल्कुल, तो वजदानी कैफियत है बिल्कुल। अच्छा, खबरें दोनों सूरत में होती हैं इनके पास, चाहे वो बाबा जी से मुलाकात करें या वजदानी कैफियत में हो, खबरें दोनों सूरत में होती हैं और बड़ी अंदर की खबर लेकर आते हैं वैसे। फारूक भाई जरा प्लीज अच्छा फारूक भाई जा भी नहीं रहे, अच्छा चले गए हैं हाँ, आप शायद, मेरा ख्याल है चले गए हैं। ये देखिए ऑडियंस भी जो है वो हमारे वो भी नोटिस करते हैं कि फारूक भाई ये आपको मैं एक बात बताऊं मजे की, आप 2 मरतबा गए हैं, लेकिन दोनों मरतबा आपकी आंखें ना बिल्कुल यूं खड़ी हुई, बिल्कुल वही कंडीशन वाली जो वुजदानी कैफियत में हो जाता है जब तपस्वी जी वो राब्ते में होते हैं ना बाबा जी से और पूछते हैं, तो तो दोनों मरतबा आपके तपस्वी जी वाला सीन। अच्छा, ये अभी देखिए मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, ये अरमान भाई ने डायरेक्ट हिट किया है मुझे। अच्छा, तो मैं मतलब अरमान भाई सीनियर है, अरमान भाई जो बात कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है कि पेशावर से भी बड़ा शहर है कराची। लेकिन मेरी जो राय है उसमें यह है कि देखिए उर्दू स्पीकिंग को यहाँ पे जो है ना
अरसे से वो ये महसूस करते हैं और कि वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। शायद यही वजह है कि जब जैसी चीजें शुरू हुई तो जब उर्दू स्पीकिंग यहाँ पावर में भी आए तो उन्होंने अपने इलाकों में गेट्स लगवाए और दीगर चीजें की। अच्छा, ये एक शहरी आबादी के लोग थे हमेशा से, तो उन्होंने हमेशा से जो है वो पीस देखा और ये पीसफुल लोग होते हैं बहुत ज्यादा। उन्होंने कभी बरादरी कम्युनिटीज के झगड़े वगड़ों में मामलात में उनके नहीं रहे। भाई इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग झगड़े वाले हैं, बाकी लोग भी हुए हैं, हाँ नहीं लेकिन नहीं सही उनके जी जी ये शहरी आबादी के लोग थे हमेशा से। और तो ये शहरी आबादी वाले लोगों के जो मिजाज नहीं नहीं होता है, कल्चर का जैसे भी कि फर्क आप नहीं, थोड़ा बहुत कल्चर का भी फर्क होता है ना, थोड़ा कल्चर का सा भी कल्चर फर्क का था। भी। जी जी तो जी अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये सारे सोसाइटीज की तरफ जा रहे हैं। आप नया नाजाबाद की सोसाइटी देख लें, आप स्कीम 33 की सोसाइटीज देख लें, लेकिन अभी जो स्कीम 33 की सूरत हाल हुई है तो उस पर वहां पे वो परेशानी जरूर है। और शहर बहुत तेजी से बढ़ा है आगे। शहर की हर बड़ी जो जो चेक पॉइंट होता है उसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि हर उस चेक पॉइंट के ऊपर जो है वो पहले वहां पे जो है वो कब्जे हुए, फिर वहां पे लोग आके बैठे और उसके बाद फिर वो जगह को मुस्तकिल कर दिया गया या फिर उस जगह पे कब्जा मुस्तकिल हो गया। और जैसे आप अगर सोराब बोर्ड की तरफ जाएं तो उसके दोनों तरफ जो है, एक तरफ आपको स्कीम 33 पे आपको जब सोसाइटीज मिलनी, तो दूसरी तरफ की जो आप पूरा बेल्ट देखेंगे सोराब बोर्ड से आगे, सोराब बोर्ड के अलावा तो जितनी सोसाइटीज हैं वहां पे जो बेल्ट पे जो हमारे पश्तून भाई रहते हैं वो जगह कब्जे की हैं सारी। क्वेटा टाउन है और दीगर हैं। और हमारे एक दोस्त हैं जाहिद अली खान, जो कि जाहिद भाई, वो खुद जो है वो पठान है और पश्तो स्पीकिंग है, और बल्कि उनकी पूरी फैमिली वही रहती है, सिर्फ ये यहाँ पर है। तो लेकिन वो भी जो है वहां से कब्जा खाली नहीं करा सके हैं। इसी तरह जो भी लोग हैं, ये सोसाइटीज थी उन पे कब्जे हुए तो उसमें आके बैठ गए। इसी तरह अगर आगे जाएंगे तो वहां पे भी यही सूरत हाल है। अब ये वाली बात यहाँ तक अरमान भाई की सही है कि अब जाहिर बात है जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो वो होगा। जैसे गुलशन मेमार में अभी वकास हमारे एक दोस्त शिफ्ट हुए हैं, तो वकास कहते हैं कि वहाँ तो नॉर्मल, वो क्योंकि खुद भी पश्तून स्पीकिंग है, तो कह रहे हैं वहाँ नॉर्मली जब मैं वहाँ पे सब्जी लेने जाता हूँ या मैं शॉपिंग वॉपिंग करने जाता हूँ तो कह रहे हैं मुझे मसला नहीं होता कभी हुआ। मैं तो अपनी पश्तो स्पीकिंग में बात करता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है मुझे कि वो पेशावर शहर का कोई हिस्सा है। तो ये अरमान भाई की बात भी सही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार अरमान भाई इसमें ये हो सकता है कि लोग सोसाइटीज की तरफ चले गए हों, लोग अब वो वाली पॉलिटिक्स के अंदर उनका इन्फ्लुएंस नहीं रहा। मुझे बीच में नहीं मालूम क्या क्या बात हुई है, लेकिन शुरू में मैंने कहा था जब आपने मुझे लिया था कि पॉलिटिक्स में इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा और लोग पॉलिटिक्स में, कराची की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो शायद ये भी उसकी एक वजह हो सकती है कि महसूस नहीं हो रहा इस तरह। बाकी ये मेरी राय थी। मैं अच्छा 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 अरमान भाई की राय फारूक भाई इसकी फारूक भाई इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। बहुत सारे लोगों को हम बता दें कि हम किसी भी ऐसी ऐसी बात नहीं कर रहे कि किसी कराची किसी एक कम्युनिटी का है या दूसरी कम्युनिटीज का नहीं है, सबका राइट है। पूरे पाकिस्तानियों का ये शहर है, सबको ये पालता है और सबका राइट है कि यहाँ पर आकर अमन के साथ रोजगार की तलाश, पुरअमन शहरी के तौर पर रहना सबका हक है। हम जो बात कर रहे हैं वो इलीगल कब्जों की, इलीगल कंस्ट्रक्शंस की, जमीनों पर लैंड ग्रैबिंग की, उस जमरे में बात कर रहे हैं। कोई ये महसूस ना करे कि शायद हम किसी किसी एक खास कम्युनिटी की के तहफ़्फ़ुज़ या दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ की बात कर रहे हैं। हम जो फारूक समी ने जो नक्शा खींचा है स्कीम 33 का, 70 की दिहाई से लेकर उसके बाद तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो स्कीम्स अनाउंस की थी, जिनकी अब दूसरी नस्लें, यानी पहली नस्ल जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। कोई कोई है सोसाइटीज में जो इस वक्त 70, 72 या 75 साल की उम्र में है, लेकिन आज भी वो कब्जे के लिए बेचारे रो रहे हैं कि कब्जा उन्हें मिल जाए। हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट 20-20 साल से कब्जे खत्म कराने के हुक्म दे रही है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उन एरियाज में जाकर वो दाखिल भी हो सके। क्योंकि पता चलता है कि डिप्टी कमिश्नर कोई ऑपरेशन करता है तो वहीं से पुलिस के अंदर से और इंतजामिया के अंदर से जाकर उनको पहले से बता देते हैं, वो पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं, खवातीन को बाहर निकाल लेते हैं और जैसे ऑपरेशन होने वाला होता है फौरी तौर के ऊपर उस ऑपरेशन को नाकाम कर देते हैं। ला तादाद, दर्जनों नहीं सैकड़ों सोसाइटीज जो स्कीम 33 की हैं वहां पर यही सूरत हाल है। नो गो एरिया है। परसों की बात है कि जो एहसनाबाद के ऊपर जो कब्जा है, मैं अगर नाम लिस्ट सोसाइटीज के लेना शुरू करूं अरमान भी, तो मेरा ख्याल है कि लिस्ट जो है वो खत्म हो जाएगी। इतने नाम है सोसाइटीज के। और 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 ये वो सोसाइटीज हैं जो पढ़े लिखे लोगों की हैं, जो बेचारे कहते हैं कि यार जी जी
बिलाल भाई, आप सोसाइटीज के नाम हम ना लें, आप गलत जगह पे जा रहे हैं। आपने पहले ही इतने लोग अपने लिए मसाइल किए हुए जमा, आप एक नया मसला जन्म दे रहे हैं अपने लिए। नहीं नहीं, मैं जाहिर है यार, हम तो मैं बात। बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। आप गलत उस पर चले गए, बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात। गलत पिच पे मैं खेल रहे हैं। आपके जी 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 जी। मतलब आप गलत पेज पे चले गए। देखिए, जो हमारे सुनने वाले हैं, मैं उनको सबको बता दूं कि देखिए, मैं तो इस हवाले से हमारी ये राय है कि जनाब, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं वो हमेशा जो है वो कसीरुल जहती होते हैं। वहाँ पे बहुत सी कौमें बिल्कुल। आबाद होती हैं, चाहे न्यूयॉर्क से ले लें, बॉम्बे ले लें, कहीं पर भी ले लें आप। और अफराद से की ज्यादती से कभी भी किसी भी जगह का जो है वो मुस्तकबिल तारीख नहीं होता। मुस्तकबिल जो तबाह होते हैं उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होता। लोग, जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता और कम्युनिटीज और बरादरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो लोग रुल जाते हैं। अब इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं, जो क्वेटा टाउन की जिससे मैंने बात की, जाहिद अली खान, मैंने मिसाल भी इसी एक ऐसे फर्द की दी थी जो कि खुद भी पश्तो बोलते हैं और जिस जगह पे कब्जा हुआ है वहाँ के लोग भी पश्तो बोल रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हम उस पर वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वजीर आजम इमरान खान के जो पोर्टल था उसके ऊपर, जो साबिक वजीर आजम थे उनके पोर्टल पे उन्होंने 3 दफा शिकायत की, 3 दफा लेकर उनको पुलिस वाला लेके गया। और पुलिस वाला, जब पुलिस को पहले 2 दफा तो इग्नोर हो गया, तीसरी दफा में भाई उन्होंने, पुलिस वाला आ गया, उन्होंने बुला लिया। वो अपनी वाइफ के हमरा गए वहां पे। तो वहां पे गए तो पुलिस वाले ने बोला, अब देखें आप, ये हालात हैं, अब आप समझते हैं कि आपकी जगह खाली हो सकती है। पुलिस वाले ने हम्म बोला, अब देख लें आप क्या कर सकते हैं। तो सूरत ऐसी थी कि अंदर जाने के बाद उनको ये महसूस हुआ होगा कि यार यहाँ से हम बेहतर है कि वापस चले जाएं। जो उनकी गाड़ी भी बड़ी अच्छी थी, उन्होंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी बचा लूँ, यही काफी है। प्लॉट बचे ना बचे, गाड़ी जो हाथ में है और जाहिर है। जान हाथ में, वो कर लें। ये हाल है। अभी पीपुल्स पार्टी के एक रहनुमा थे, लाला रहीम। लाला रहीम को पुलिस और रेंजर्स की नफरी की मौजूदगी में नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। अब मैं ये नहीं कहता कि लाला रहीम सही थे या जिन्होंने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया वो सही थे, लेकिन लाला रहीम लहू लहान हो गए। उनके साथ जो उनका पुलिस गार्ड था उसको भी बहुत मारा गया। लेकिन मैं हम्म ये तो नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन पुलिस और रेंजर्स की मौजूदगी में अगर किसी को मारा जा रहा है और पुलिस और रेंजर्स कुछ करने के काबिल ना हो, या वो ये बोले कि हम कुछ कर नहीं सकते, ये मॉप है या चीजें हैं, तो उसका मतलब ये कि रियासत की रिट कमजोर है। हम कराची के हवाले से जब भी इस किस्म की कोई बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि कराची के अंदर जो गवर्नमेंट की रिट है वो बहाल होनी चाहिए। इसी तरह गवर्नमेंट को भी और तमाम लोगों को कराची को ओन करना चाहिए। और जो बात ये है कि जनाब, असला या कुछ लोग कहते हैं कि जनाब पूरे कराची को पुराना जैसा कर देना चाहिए। और कराची में जो है वो पुराना जो एक सिस्टम था कि जनाब घरों के बाहर पहरे होते थे, गलियों पे पहरे होते थे, ये कोई हल नहीं होता। सिर्फ रिट ऑफ द गवर्नमेंट बहाल हो। हमारा या किसी भी कराची में रहने वाले का ये कोई अख्तियार नहीं है कि वो बंदूक लेके पहरा दें। अगर हमने ही पहरा देना है तो पुलिस और फौज और रेंजर्स किस लिए है? ये बुनियादी तौर पे उनकी जिम्मेदारी है, उनको अदा करना चाहिए। हर शहरी की अपनी जिम्मेदारी है। अगर मैं बंदूक लेकर गली के नुक्कड़ पे बैठ जाऊं तो इसका मतलब ये है कि मैं भी अपने अख्तियारात से तजावज कर रहा हूँ। मेरा ये राइट नहीं है कि मैं आते जाते वाले लोगों पर नजर रखूं या उनको चेक करूं। मेरा ये राइट नहीं है कि इलेक्ट्रिक अगर आके मेरे साथ ज्यादती कर रही है तो मैं उनको बंदूक के जोर पे रोकूं। मैं उनके साथ प्रोटेस्ट कर सकता हूँ, पीसफुल प्रोटेस्ट पे जो कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा राइट नहीं है। ये बातें कराची के अमन के लिए सबको समझनी चाहिए, जितनी इकाइयां उन सबको समझनी चाहिए। और बतौर सहाफ़ी हमने हमेशा से ये कोशिश की है कि कराची के लोग यकजा हों, हर कम्युनिटी जो है वो यकजा हो, और कराची के लिए और पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पे कराची जो कि सूबे का हिस्सा है उसके लिए एक फ़ाल किरदार अदा करें। ये फ़ाल किरदार बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये शहर, जो हर मेट्रोपॉलिटन सिटी अपना जो मुल्क है उसको चलाता है, अपने मुल्क को रन करता है। और कराची की इसमें बहुत बड़ी मिसाल है कि कराची बॉम्बे थे या अगर हम दुबई से बात करें तो उससे कहीं ज्यादा आगे रखता है और डेप्थ भी रखता है और फ्यूचर के अंदर भी कर सकता है। बॉम्बे के पास जमीन की कमी है, आपके यहाँ जमीन की कमी नहीं है, आपका शहर आगे बढ़ते जा रहा है। गोटो वो जामशोरों तक पहुंच गया और कई शहर खा गया है। लेकिन कराची के अंदर इतना पोटेंशियल है कि कराची जो है वो अब भी लोगों को खिला सकता है, खा सकता है, और कराची पाकिस्तान को बिल्ड कर सकता है, अपने सूबे को बिल्ड कर सकता है। लेकिन इसके लिए जो है वो ध्यानदार तरीके से काम करना होगा। हर लसानी इकाई को, ठीक है, जो लोग आ गए हैं उनको वेलकम,
लेकिन उनको एक सिस्टम के जरिए आना होगा, अपने इलाकों की जो है वो मंसूबाबंदी करनी होगी, क्योंकि फिर होता यही है कि आपके इलाके में एम्बुलेंस भी नहीं जा पाती और आपके लोग जब बीमार होते हैं तो फिर उनको वहां से उठाना भी मसला होता है। तो अच्छा जी, मी फ्रॉम बॉम्बे जनाब, ये इन्होंने जो है ना वो दिल के तार छेड़ दिए। ये मुस्कान जो है वो थी जी, मुस्कान हमारी रेगुलर हमारी लिसनर है, और जो है वो कोई शो हमारा मिस नहीं करती। इंडिया से बहुत सारे लोग हमें देखते हैं फारूक भाई। तो बुनियादी तौर पे जो हमारे पास है, असल में ये जगह हमने विजिट की नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा वो हुआ। एनीवे जो मेरी अपनी जो राय है वो ये है कि जरूरी है सिटी के अंदर, सिटी के लिए, कि सिटी को आप पॉजिटिवली जो है फारूक भाई, फारूक भाई एक एक मैसेज है, वो मैं 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पर सिर्फ कर सकता हूँ, 1 सेकंड के लिए, और 1 सेकंड, दूसरा सेकंड जो है वो फौरन मैं उसको रिमूव कर दूंगा, और फिर आपने जो है वो उसका जवाब देना है। दे सके, हिम्मत हो तो दे दीजिएगा, अदरवाइज बस मैं 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ, 1 सेकंड के बाद वो हटा दूंगा, ठीक है? ये पढ़ें। हटा दिया। आपके पास कोई खबर है वो नवंबर वाली, अप्रैल वाली, मार्च वाली जो आपने कही थी, इसी से रिलेटेड कोई चीज है? सर उनसे कहा था कि ये मामला मार्च या मई का होगा। मेरे सीनियर्स की राय इस हवाले से यही है सारे कि या तो ये नवंबर होगा या अगला नवंबर होगा, और मेरी राय इस हवाले से ये है कि बहुत मुमकिन है कि ये नवंबर ना हो बल्कि मार्च हो, अगला नवंबर नहीं होगा। ये मेरी मतलब जो मेरी सोच है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। सीनियर्स का ये मेरे कहना है, जैसे अरमान भाई भी हैं, कि नवंबर 1 साल की एक्सटेंशन होती है, कौन सा तरीका है कि वो होता है, लेकिन मेरी राय है कि या तो ये मार्च अप्रैल मई, तो या तो ये मार्च अप्रैल मई के अंदर जाएंगे, यानी मई तक की एक्सटेंशन मैं कह रहा हूँ। अरमान भाई आप पे डाल दिया, सीनियर से कह रहे हैं, ये वुजदानी कैफियत पता नहीं बता नहीं रहे। हाँ नहीं अरमान मैंने भाई क्या? नहीं नहीं, कल हमारी बात हुई थी तो अरमान भाई ने कहा था एक्सटेंशन इस तरह होती है कि नवंबर टू नवंबर, लाइव कहा था अरमान भाई ने। तो हाँ इसमें हाँ मैं कह रहा हूँ कि मेरे सीनियर्स, अरमान भाई मेरे सीनियर हैं, तो मैंने बोला कि मेरे सीनियर्स ये कह रहे हैं कि जनाब ये इस तरह जाएगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब मेरी अपनी राय में ये मार्च या मई का होगा, नवंबर नहीं जाएगा। नवंबर जाएगा तो 3 से 4 ऐसे लोग डैमेज हो रहे हैं जो कि नहीं, वो नहीं चाहते कि डैमेज हो। अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, ये थोड़े से वैसे मामलात हैं, ट्रिकी मामलात हैं, लोग पसंद नहीं अच्छा करते अच्छा कि अच्छा, हम। ठीक है ठीक है। असल में वो चाह रहे हैं कि ये जो इसमें जो है ना, फारूक भाई चाह हाँ रहे हैं कि इनका जो चैनल है वो, हाँ। उस पर से ज्यादा सारी पाबंदियां वगैरह हट जाए आपकी जल्द अज आवाज, जल्द। आप स्लो हो रहे हैं अरमान भी, थोड़ा स्लो हो रहे हैं आप, थोड़ा मतलब मैं कह रहा हूँ कि फारूक भाई का जो है ना, इस वक्त स्टेक्स इनके चैनल के हवाले से भी है ना, तो इस वजह से हाँ। भी शायद वो बोल रहे हैं। तो हो सकता है जो है वो इस वजह से वो 6 महीने की जो है वो लेकर आएंगे, तो 6 महीने में जो है उसके बाद फिर और भी लोग जो है वो मुतासर हो सकते हैं। खैर बहरहाल ये एक बहुत अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन हाँ जी जी। बिलाल भाई बात ये है कि ये जब नवंबर करीब आने लगेगा ना, तब जो है और ज्यादा थोड़ा सा बातें, हालात वाजे हो चीजें, जाएंगे। हाँ हालात। वाजे हो जाएंगे, ठीक है। चीजें वाजे होंगी। अभी कहना बहुत कबल वक्त होगा, चाहे वो फारूक कहें, चाहे मैं कहूँ, चाहे कोई और कहे। और जो हमें मालूमात जो दो लोग दे भी रहे हैं ना, वो भी अभी बिल्कुल डेफिनेट नहीं है कि यही होगा। हो सकता है जब अब जो दिन करीब आए तो फैसला तब्दील हो जाए या कोई और फैसला हो जाए, क्योंकि अभी अभी तक जो है वो गौर खौस ही हो रहा है। कोई हतमी राय, कोई हतमी फैसला नहीं हो गया अभी तक। तो अभी देखना ये है कि होगा क्या। हो सकता है फारूक भाई सही हो, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाए जो आज तक कभी नहीं हुआ है, 75 साल में पहली मरतबा ऐसा हो कि जो है ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाए जो फारूक भाई के पास है। लेकिन कुछ और भी हो सकता है, जो हम कह रहे हैं वो भी हो सकता है। तो या कोई और ऐसी कोई तीसरी ऑप्शन आ जाए जो हमने और फारूक भाई ने और ये आपने अरमान भाई, कभी नहीं सोचा हो। ये अरमान भाई, ये फारूक भाई के लिए कमेंट है, अफशीन मंसूर का। हाँ ये उस वक्त था जब फारूक भाई 2 मरतबा आए और दोनों मरतबा जाने लगे तो इनकी आंखें जो है ना वो खड़ी हो गई स्टिल, और ये हाँ विजदानी कैफियत के अंदर। और ये वही वाली बिल्कुल। कैफियत थी जो जो तपस्वी जी जब राब्ता करते हैं ना बाबा से,
बाबा जी से इंफॉर्मेशन के लिए, तो वही वाली कंडीशन होती है। अच्छा अच्छा, ये वाली। बिल्कुल। जी चले चले जी, अब बहुत मेरे ख्याल हमने बात कर ली है जी। फारूक भाई एंडिंग तपस्वी की कौन है, मुझे बता देगा कोई? है ये तपस्वी जी। जी कौन है, कोई बता देगा? ये अरमान भाई आप बताएं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो होस्ट करता हूँ प्रोग्राम को, मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, मैं तो आप लोगों से चलता हूँ जो मुझे बताते हैं आप लोग। तपस्वी है। ओहो, बताएं जरा बिलाल भाई, देखें जरा, ये देखें बिलाल भाई कैसे कन्नी कतरा रहे हैं। नहीं मेरे पास क्या नहीं, कन्नी इन्फॉर्मेशन तो आप होती है? दोनों कतरा रहे हो। नहीं नहीं, कन्नी मैं तो तो आप दोनों इन्फॉर्म कतरा रहे हो, मैं हमेशा वही हूँ। नहीं 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 भाई, यार ये मैं क्या तो बात है बोला यार। भाई मैं तो असल में आपके प्रोग्राम पास, होस्ट करता हूँ। देखिए आपके पास दो चीजें हैं फारूक भाई, आपके पास बाबा जी भी हैं, आपके पास वजदान भी है, ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं है सर। हमारे पास तो चैनल है, हम चैनल दे सकते, हमारे पास भाई सवाल है, ये मतलब चैनल है। आप 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 जो करंट खबर देते अफेयर हैं फिर हम उस पर कमेंट करते हैं। हाँ हमारे हाँ। पास भी नहीं हो। है कह रहा हूँ आप नहीं करंट नहीं अफेयर क्यों है, और नई खोज के भी सीओ हैं, तो आपके पास जो खबर होगी हमारे पास थोड़ी होगी। नहीं 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 नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है फारूक भाई, मैं तो आपके ऊपर चल रहा होता हूँ। कहानी है। आप दो एनीवे, मिनट में आगे कहीं बढ़ो। बाहर, 2 मिनट में आप बाहर होते हैं, 3 मिनट में आप अंदर होते हैं, देखें आप ये, और फिर आपकी आंखें ऐसी खड़ी हो जाती हैं 2 मिनट के अंदर। हाँ, ये कैफियत तो हमारे ऊपर यार तो नहीं आती। अच्छा, खैर देखिए आप आए पहले और तो बहुत खबरें आई। सारी, हाँ बहुत सारी माजरत व्यूअर्स से कि आज थोड़ा सा नेट बहुत मसला कर रहा था। इसकी वजह ये थी कि मैं आगे पीछे था। जारी बात है, घर बाहर आप कितनी कुछ भी हो जाए, अंदर आके आपको घर में जो है ना वो आप सबके साथ एक ही जैसा मामला होता है। तो कुछ काम रह गए थे तो वो निपटाने जरूरी थे। मैंने कहा लाइव साथ साथ हो जाएगा, लेकिन काम जरूरी अच्छा है। चले जी, चले जी। फारूक भाई आखिरी 30 सेकंड में क्या कहना चाहते हैं आज आज के लाइव शो के अंदर, आखिरी तीस मेरे सेकंड ख्याल में में मैंने कराची। लाइव को पूरा एंटरटेन सही से नहीं किया। आज का जो आखिरी 30 सेकंड है, इसमें अगर अरमान भी करें तो बहुत बेहतर हो। जी जी जी, अरमान भी आखिरी 30 सेकंड। आज जो हमने बातें वो की हैं वो तो यही है कि ओवरऑल कराची सिचुएशन और ये हाँ, सारी। जिनका लब्बे लबाब यही है कि हमने आज कराची के सारे मसाइल पे बात की, हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भी जो है वो उनकी कारकर्दगी की बात की है। फिर कराची की सड़कों की भी बात की है, और कराची में जो कराची को ओन नहीं किया जा रहा, सीधी सीधी बात है कि कराची को ना ओन किया जा रहा है, ना कराची का कोई कोई वाली वारिस है, कोई केयर कर रहा है। इसको केयर करनी चाहिए। इसके लिए देखिए सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है ये, और सबसे ज्यादा टैक्स सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को नहीं दे रहा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी दे रहा है और सिटी गवर्नमेंट को भी दे रहा है। फिर यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग कमा के दे रहे हैं, उनकी फैसिलिटी के लिए कम से कम सड़कें तो बेहतर होनी चाहिए, ताकि वो अपने काम पर आके मजीद अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। आप उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगी तो रेवेन्यू और मजीद जनरेट करेगा करेगा ये शहर। तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कम से कम इस तरफ से सोच लिया जाए कि कराची की परफॉर्मेंस को मजीद बढ़ाने के लिए उनको फैसिलिटेट करें। अगर आप किसी दुश्मनी में फैसिलिटेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप कम से कम इस वजह से फैसिलिटेट कर दें इनको कि इनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो पैसे बढ़ेंगे, रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा फारूक भाई आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, क्योंकि मुस्कान फातिमा हमें रेगुलर, जाहिर है कि हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हैं, तो और इंडिया से हैं स्पेशली, इन समेत बहुत सारे लोग इंडिया से होते हैं, ओवरसीज भी हैं, लेकिन मुस्कान इंडिया से हमें देखती। तो प्लीज ये जरा जो जहीर केस है, इसमें जो आज की डेवलपमेंट है, आखिरी 30 सेकंड के अंदर प्लीज अगर आप एक्सप्लेन कर पाएं आज क्या क्या चीजें हुई हैं तो। देखिए आज जो है वो बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है। जो वकला अपने दाव पेच खेलते हैं, उसी तरह उन्होंने आज दाव पेच खेले हैं आज, क्योंकि प्री अरेस्ट बेल खत्म हो चुकी है उनकी, और उनको जेल भेजा जा चुका है, जहीर और शबीर को। तो वकला की उनकी वहां पे ट्रायल कोर्ट में कोशिश थी कि किसी तरह मुकदमे को डिले किया जा सके। इसी हवाले से वो चाहते थे कि जो उनकी जमानतों की दरखास्तें हैं, उनकी जो 164 से मुतालिक जो कि बच्ची का बयान है, और इसके साथ साथ जो उसकी मुलाकात का है, उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम गेन कर सकें। ताहम आज हमारी सोर्स के मुताबिक वो काफी डिफेंसिव थे जब इधर से वकील वकला ने बात की जहीर के, और वहां पर उन्होंने कोशिश की कि वो किसी तरह टाइम लें। वो अदालत ने उनको बोला कि नहीं दे सकते टाइम, तो उसमें वो बाहर आ गए। उन्होंने एक एडजमेंट की दरखास्त दायर की कि जी हम हमारे सीनियर कह रहे हैं आप एडजमेंट डाल दें और वो करें। तमाम 5 सितंबर के लिए वो तमाम दरखास्तें और तमाम चीजों पे अब बात होगी। इसी तरह हाई कोर्ट की बात करें तो वहां पर जो मेडिको लीगल होना था बच्ची का, इस हवाले से उस पर एक इम्तना था जो कि 14 सितंबर के लिए था गालिबन, अगर मैं सही हूं तो। लेकिन आज मुद्दई मुकदमा की जानिब से वहां फुर्ती दिखाई गई,
और वहां पर उनके जो वकील हैं उनकी जानिब से कोशिश की गई कि उसको जल्द से जल्द कराया जा सके, जिस पर उस पर भी तारीख 5 सितंबर हो गई है। 5 सितंबर बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा क्योंकि वहां उस दिन सारी चीजें होंगी और मेरे ख्याल में जहीर केस का ये एक बड़ा दिन है, जिसमें अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो वहां पर भी जो निकाह और गवाह के से मुतालिक केसेस की समाअत होगी, साथ में इसकी होगी, और एक्सपेक्ट किया जा सकता है, एक्सपेक्टेड है कि ये भी हो सकता है कि 164 वाला मामला भी वहां पर आ जाए। और इसी तरह ट्रायल कोर्ट में भी जो है उनकी जमानतों पर दरखास्त है, और इसके साथ साथ जो 164 है इसके ऊपर बात है, और इसके साथ जो बात है वो उस पर है कि जो मुलाकात होनी है लड़के की, जो कि जो लड़की जिसको कहती है कि ये मेरा शौहर है, और जी जी वालिदैन जी, उसको आप ये वाली बात कर रहे हैं, कहते हैं। ये तो एच ये बड़ा एस इंपॉर्टेंट एड्स दिन जो होगा पूछ रही 5 सितंबर को कीर के रोज। अच्छा, ये यही वाली बात जो एच एस एड्स ने पूछी है, आपने इसका जवाब दिया है कि ये अभी जमानतें जब तक जमानतें नहीं होती तो मेरा ख्याल है कि जी ये मैटर अभी तक पेंडिंग में चला जाएगा। अच्छा, आसिफ सईद ने पूछा है मेरा ख्याल से, निसार पवार साहब के बारे में पूछा है कि उनकी मिसिंग पर्सन की एप्लीकेशन थी और एक लंबी तारीख मिली है। तो ये क्या है, मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट के अंदर हजारों केसेस हैं और कई कई दर्जन केसेस एक दिन में चलते हैं, तो उसकी वजह से जो सिचुएशन होती है वो एक केस जो है वो तकरीबन काफी टाइम के बाद लगता है। तो एन मुमकिन है ये उसकी बुनियादी वजह हो। तो एक जो ये मामला लगा है, तो ये वाला मामला है। अच्छा, अब आसिफ सईद का सवाल मेरे ख्याल से हमने ले लिया है, तो एंडिंग में अच्छा जी, ये सवाल हम कुछ करेंगे लेकिन इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी इस पे फिलहाल हम बात नहीं कर रहे जी। और जब हम करेंगे तो ये आप ठीक कह रहे हैं ताहिर बट, आमीन, अल्लाह ताला बेहतर करे जी। और अच्छा, ये कह रहे हैं हसनैन खुर्रम कह रहे हैं बिलाल भाई अफसोस मेरा जवाब नहीं मिला। अच्छा, आपका सवाल हमें नजर नहीं आया। सच्ची बात यह है कि पता नहीं कि किस वजह से, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो है वो जा रहे होते हैं और हम जो डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ मैसेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से हमें स्किप हो जाते हैं और मिलता नहीं है, तो इसके लिए माजरत है। और हसनैन अच्छा जी, दोबारा आज के पूछते हैं। लिए जी जी, क्या कह रहे हैं अरमान भाई? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, फारूक कह अच्छा, आज के लिए इतना ही है, काफी है मेरे ख्याल से। और ईशा ने भी कहा है कि प्लीज आंसर। ईशा, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है और ईमेल का जवाब मैंने दे दिया है, ठीक है, जो आपने एक ईमेल की थी। लेकिन जो आपने क्वेश्चन रेज किया है, अनफॉर्चुनेटली मैं उसके ऊपर चूंकि ठोस किस्म की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। कल मैं ये जो आपका क्वेश्चन है, मैं उनके जो लीगल हैं, लॉयर हैं उनके एक्यूज साइड के, उस तरफ के जो आप कह रही हैं आरजू की तरफ का, तो उनसे डिटेल लेके इंशाल्लाह से आपको स्पेशली जो है वो आपने चूंकि डिटेल मांगी है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जी इसको बताऊं। अच्छा, बाकी रही बात, अभी बाकी है यूट्यूबर पर आप सब मुखलिस रिपोर्टर रही तजिया खुलकर बोला करें। ये क्या कह रहे हैं, यूट्यूबर पर आप सब महज रिपोर्टर नहीं तजिया कार भी हैं, खुलकर बोला करें। अच्छा अच्छा, हाँ, ये कह रहे हैं कि आप जो है ना वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो है वो खुल के देखें, हमने कंटिन्यू यार भी तो कर रहे बात हैं ना। सुने, ये बात अभी बाकी वालों से पूछें कि यार मैं तो इतना खुल के बोलता हूँ कि अगर पोजीशन ऐसी वाली ना हो जैसी मेरी पोजीशन है मार्केट में, तो कब का मैं गायब हो चुका होता। मतलब ये तो मैं अपनी पोजीशन का जो है वो बेनिफिट उठा रहा हूँ कि मुझे पता नहीं है कि नहीं नहीं, मैं बचत हो जाएगी थोड़ी बहुत। अच्छा, नहीं नहीं, एक देखिए, और मैं भी यहाँ इशू है, का ये देखें। कहूंगा कि हम रिपोर्टर हैं और तज्जियाकार भी हैं, तज्जियाकार भी अब हो गए हैं जाहिर है। तो अब जो तज्जिया कर रहे हैं तो हमारे, क्योंकि हम सारी जिंदगी हमने रिपोर्टिंग की है, तो हमारी रिपोर्टिंग जो है वो हमें, हमारी ये तरबियत हुई है। हम सिर्फ तज्जियाकार नहीं है जो सब कुछ बोल देंगे और बगैर किसी जो है बुनियाद के भी बोल देंगे। तो हमारी जो तरबियत हुई है वो रिपोर्टर की हैसियत से हुई है, और हम बड़ा देख के बोलते हैं, और जब हम बोल रहे होते हैं, जब भी हमारे पास अल्फाज आ रहे होते हैं वो भी बड़े नपे तुले आ रहे होते हैं। और हम जब बोलते हैं तो हम जो इशारा किनारे में बात कर रहे होते हैं वो हम जानबूझ के इस वजह से कर रहे होते हैं कि उस वक्त वो बात बहुत ज्यादा खुल के नहीं की जा सकती है। और ये हम नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो बात कर रहे होते हैं वो इसी तरह से बात कर रहे होते हैं। इवन सियासतदान भी बात करते हैं तो इसी तरह से बात करते हैं, वो खुल के नाम नहीं ले रहे होते हैं। अगर इमरान खान साहब ने न्यूट्रल का नाम लिया तो वो न्यूट्रल कौन है, वो या महकमा ज़राअत का लफ्ज आया, वो कहाँ से आया और किसके लिए आया है, ये सारी चीजें जो है वो
हमने नहीं बोली है, ये किसी और ने बोली है, और किसके लिए बोली है ये सब लोगों को पता है कि किसके लिए बोली गई है। तो वो मुझे तो नहीं पता पता। चल जाता है। आपको नहीं पता है ना? नहीं, तो मुझे नहीं बस पता। हाँ, आप हमें फंसवा दें और आप खुद निकल जाए बस। मैं तो सीधी सी बात है, आपसे सवाल पूछता हूँ, जो जवाब देते हैं मैं ऑडियंस को बता देता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। फारूक भाई, फारूक देख आखिर रहे में हैं आप ये इनको? हसनैन खुर्रम, फारूक कोई भाई हसनैन खुर्रम। कोई गल नहीं है। अरमान भाई, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, आपको तो पता है ना, हमने तो अरसा गुजारा है। और हम जिस तरह घेरेंगे, ये सोच होगी इनकी। हाँ ठीक क्या है, दरमियान में मिलके मैं और आप मिलके शीशा खेलते में हैं। गाड़ी का इंजन अरे डलवाएंगे और ये। अरे खाना, आप खाना जब मर्जी बोलें, जहां मर्जी बोलें, खाना तो हाजिर है यार, आपके लिए खाने खाने की खाने की बात बात क्या नहीं कर कर रहा, मैं कह रहा हूँ हम गाड़ी में शीशा का इंजन डलवा रहे होंगे और आप जो है ना वहां पे खाने खा रहे होंगे। अच्छा, गारंटी है मेरी। ये हसनैन खुर्रम ने एक सवाल किया है, प्लीज एंड आखिर में ले चुके बहुत इनका। नाराजगी है, इधर से कोशिश की गई है, इधर से कोशिश की गई है दो तीन लोगों को डालने की, बहुत नाराजगी है, बहुत हसनैन, नाराजगी है। आपको मिल गया खामोशी से जवाब मेरे ख्याल सुन से। लिया कि हाँ ठीक है, तुमने जो बोला है। इस वक्त वहां पे मौकफ ये है कि जो बोल रहे हैं ना, यहाँ से जो भी फोन करता है बोलता है जी गलती हो गई, ये हो गई। जैसे मतलब जो इस दुनिया में नहीं रहे एक साहब, उन्होंने भी वहां पे माफी तलाफी कर ली थी, लेकिन और बोला भी गया था ठीक है हाँ सही है। लेकिन हकीकत हकीकत हाल ये है कि लोग नाराज हैं, और ऊपर से ही बोल भी देंगे ना तो दिल दिल टूटे हुए हैं वहां के लोगों के। और जिन साहब का इन्होंने तस्करा किया है पीआईबी वाले भाई का, उनसे बहुत ज्यादा दिल टूटा हुआ है, क्योंकि ये वो थे जिन्होंने सबसे पहले लाइन टू करनी शुरू की इलेक्ट्रिक वाले की, और ये वो थे जो करंट के सप्लायर बने। और सबसे बुरा जो है ना उनके साथ हुआ, ये जो बहादुराबाद में लोग बैठते हैं ना, इनको मैं, बिलाल भाई, ये मेरे आंखों के देखा हाल है। और मैं उन तमाम, उसमें बहुत सारे मामलात में इस तरह ऐसा था जैसे कि अपनी आंखों से देखा हूँ, कानों से सुना हूं और नाक से जो मैंने सूंघा हूँ वहां के मामलात को। और मैं आपको बताऊं, ये सारे भादराबाद वालों को ना पांव धो के पीना चाहिए थे, इनके पीआईबी वाले भाई के। ये सारे जब दबक गए थे ना, तो ये शख्स था जो खड़ा हुआ था, ये शख्स था जो उनको लेके आया। अगर किसी में हया होती ना, खैर वो बड़े भाई को छोड़ दिया इन्होंने, तो छोटा भाई क्या चीज होता है। तो ये वो वाला मामला था। लेकिन इनके साथ ये हुआ, ना खुदाई मिला ना विसाले सनम वाला, वो है ना शेर, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, यही शेर है ना अरमान भाई। जी जी तो ये इनके साथ ये मामला हुआ, ये डावाडोल ना इस कश्ती में बैठ सके ना उस कश्ती में बैठ सके। और ये इनका सबसे बड़ा मसला है कि ये फैसला साजी की कुव्वत नहीं है इनको। जिस वक्त इनको चाहिए था कि राब्ता कमेटी उड़ा देते, उस टाइम पे उन्होंने जो है वो अपना हाँ। इस्तीफा दे के बैठ गए। और जब हमारे जो प्यारे दोस्त हैं, वकील भाई हैं, फरूक भाई ने इनका काम उतारा, तो ये बोलने लगे यार मैं उतार ही देता इनको, मैं उड़ा ही देता तो अच्छा था। तो ये अपने पब्लिक गैदरिंग्स में या करीबी लोगों के साथ ये असल में मेरे ख्याल से जहनी तौर पे ये तैयार नहीं थे। जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद पार्टी को टेक ओवर करने के, और फिर उनका शायद कद भी नहीं था लोगों का। बात नहीं बस है। वो हुआ, कद नहीं था लोगों का। और जाहिर है कि एक तंजीम, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को संभालना, कंट्रोल करना, फिर जाहिर है कि मुश्किल काम होता है फारूक। और फिर कोई और भी चीजें बस हैं, वो फिर किसी के, कल डिस्कस करेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, कल 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 एक आखिरी नहीं बात, नहीं कल। आखिरी बात, जी जी आखिरी जी बात, आखिरी बात। जी खत जी। किसी का नहीं है, खत तो सिर्फ सेक्टर इंचार्जेस का था। खत एग्जैक्टली इनमें exactly, से किसी का। मैं वही कह रहा हूँ, जो तंजीमी स्ट्रक्चर था, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तंजीमी स्ट्रक्चर के तहत तो जाहिर है कि ये जो चेहरे टेलीविजन के ऊपर आते थे, लोग ये समझते थे कि पार्टी ये चलाते हैं, लेकिन एक्चुअली तो पार्टी ये नहीं चलाते थे। ये पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे जो टीवी के ऊपर बैठ के या बड़ा असेंबली या कौमी दिलचस्प असेंबली। वाकया है, जी जी बड़ा जी जी दिलचस्प वाकया सुने। जी ये जी। अरमान भाई के ऑफिस के एक दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त है ना, ये हैदराबाद में होते थे, आजकल कराची आ गए। तो एक दिन वो जब ये हैदराबाद से उनको इधर भेजा गया कि भाई आप अब इधर जिम्मेदारी देंगे, तो वो इधर होते थे। तो खुर्शीद बेगम मेमोरियल से वो निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक जैयद, इस वक्त क्या हाल है, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, गलत बात होगी, हाँ, नहीं ना, जैयद नहीं ना, गलत बात। रहनुमा, जैयद रहनुमा ना दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हुए थे। अच्छा वो छोटे से खत के थे और गर्दन उनकी ना बिल्कुल ही नीचे की तरफ थी, आधे गंजे थे। पहचान गया मैं। और थे भी वो, हाँ थे भी वो हैदराबाद साइड के ना। तो यार ये तो ना बताएं ना अब यार, वो आप आए देखें, थे ये तो तो आप उन्होंने नहीं जैसी नहीं, थे। ये गलत बात है, गलत बात है। ना बताएं, हम पहचान गए, आप बता रहे हैं हम नाम।
आवाज चली गई। जी फारूक भाई स्टक हो गए हैं आप। फारूक भाई हम नहीं सुन पा रहे आपको। फारूक भाई जाकर आए प्लीज। आखिर में बस ये बता दें वाकया और उसके बाद फिर हम एंडिंग करें इसको। ये लोग पहचान गए हैं भाई, आना शुरू हो गया। अरमान भाई लोग कह रहे हैं कि हम पहचान गए। हाँ अच्छा खैर, अच्छा चले जी अरमान भाई, आज के लिए इतना ही। कल इस पे बात करेंगे। ये फारूक भाई ने जो वाकया जो बताना था, और जाहिर है कि इसके ऊपर भी बात करेंगे कल, और कराची के इश्यूज के ऊपर भी, और पूरे मुल्क पाकिस्तान के हवाले से भी जहीर केस के ऊपर भी डिटेल हमने डिस्कस करना है। तो आज के लिए इतना ही। तमाम देखने वालों के लिए हम इंतहाई मशकूर हैं, उनका उनका शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। और बहुत सारे लोग मुसलसल अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम को देख रहे होते हैं, तो हम उनके बे इंतहा मशहूर हैं। फारूक समी का यूट्यूब चैनल है रिपोर्टर्स 21 के नाम से, रिपोर्टर्स 21 के नाम से, और अरमान भाई का है अरमान साबिर व्लॉग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इन दो चैनल्स को भी, तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। कल तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।